हेलो। देखिए ये है आपका 13 चैप्टर मराठा राज्य। इसमें देखना है आपको 1674 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक। मराठा राज्य और संघ 1720 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक। ठीक है। तो इसमें मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इसमें 1, 2, 3 और 5 हो जाएंगे, क्योंकि शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से सैन्य और आर्थिक सहायता प्राप्त करना ये गलत है। ठीक है। तो आप पीछे देखिए। दूसरा क्वेश्चन, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन मराठों ने कार्य किया था। ठीक है। मराठों के बर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया है? मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ है। मराठा राज्य द्वारा दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। आगे देखिए। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई हुई थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अभी आपको मिलाने हैं सूची 1 सूची 2 से। शहाजी भोसले शिवाजी के पिता। अच्छा। जीजाबाई शिवाजी की माता। और फिर आपका समर्थ रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं, और दादाजी कोंडदेव कौन है? शिवाजी के संरक्षक हैं। ठीक है। ऊपर भी क्वेश्चन यही है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन है? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक हैं आपके दादाजी कोंडदेव। अगर आध्यात्मिक गुरु की बात कही तो समर्थ रामदास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सा सेना नायक है जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को भेजा था? यह आप सबको पता ही है। कौन है? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद हुए? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजीराव सिंधिया ने। यानी कि ग्वालियर की जो राज्य की स्थापना करी वो जीवाजीराव सिंधिया ने करी थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन है? वो काशीराज पंडित है। ठीक है। शिवाजी के द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? सिंहगढ़ का किला, कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। आगे देखिए इसमें। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब होती है? आपकी 1659 में। अभी पीछे सवाल भी गया है। दक्कन के मुगल सूबेदार 1663। शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब हुआ था? 1663 में। सूरत की पहली लूट हुई 1664 में और दूसरी 1670 में।
शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी ने अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख के लिए रखा, वो सुमंत है। शिवाजी ने जब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था? विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए। आगे देखिए, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक का अभियान था। जो अंतिम सैन्य अभियान है वो कब का था? कर्नाटक का। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संख्या किसने दी है? औरंगजेब ने। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। मजूमदार यानी कि अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्यनवीश मंत्री गृह मंत्री हैं। सुमंत अभी देखा था आपने, विदेश मंत्री हैं। सुरुनवीस सुरनिस या सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान। सरे नौबत का अर्थ क्या है? सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयत बाड़ी व्यवस्था को अपनाया। या उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसमें क्या है आंसर? उपयुक्त सभी। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश ने। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख यानी मुखिया हैं। सरदेश मुखी राजस्व कितना प्रतिशत होता है? 10%। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? पागा, बरगीर और सिलहदार। यानी कि स्थायी घुड़सवार सेना क्या है? पागा। और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या है? बरगीर। ठीक है, यानी कि पागा बरगीर एक ही बात है, और दूसरा है सिलहदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थित था या स्थापित था? कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी और कवि कलश। आगे देखिए, इसमें सम्मिलित करना है। संभाजी 1680 से 1689, राजा राम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1708, शाहू 1708 से 1749। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू को। किस मराठा शासक के काल को पेशवाओं का शासक काल माना जाता है? शाहू के। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह रफीउद्दराज के बीच ये हुआ था। ठीक है, तो जो शाहू के नाम से करी थी पेशवाओं ने। तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन है? ताराबाई है। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया?
और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई, शाहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। ये बात किसने कही? बाजीराव प्रथम ने। इसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, बाजीराव प्रथम को। निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेत एवं बेसिन सालसेत एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने कार्य किया था। अब आगे देखिए, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव छत्रपति रामराजा के बीच हुए संगोला की संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में की गई। छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला की संधि कहलाई। केंद्रीय सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया और पेशवा राज्य का सर्वेसर्वा बना दिया गया। इसमें सभी सही हैं। ठीक है। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने के लिए मजबूर किया? रघुजी भोसले। तो ये रघुजी भोसले ने काम किया था। फिर रघुनाथ राव वगैरह के मध्यस्थता से इनके बीच में सुलह हो भी गई थी, लेकिन मराठे फिर भी नहीं माने थे। किस सरदार या किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय की? रघुनाथ राव ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली में दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिव राव भाऊ। समझ गए ना बात को? ये क्या कहता है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए? देखो संधि हुई थी इनके बीच में, वो जो ये वही संधि है जो अभी थोड़ी देर पहले रफीउद्दराज और शाहू के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये सैयद बंधुओं ने करी थी। तो उसमें यही बात कही गई कि तय की गई थी कि मराठों की सेना रखी जाएगी और उसका जो खर्चा होगा वो मुगल बादशाह के खजाने से चुकाया जाएगा। लेकिन जब इनका तो पतन हो ही रहा था, तो जब ये चुकाने से असमर्थ हो गए तो इन्होंने क्या किया, तो मराठों ने इनकी छतों से चांदी निकलवा ली। ये कौन है? और सदाशिव राव भाऊ की बात चल रहा है। देखिए सदाशिव राव भाऊ के टाइम पे अभी पीक पे चल रहे हैं सरदार जो मराठे हैं। दो मोती जल में देखिए, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? यह पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के विनाश से है। तो दो मोती ये वही हैं जो मराठा सरदार है पेशवा बाजीराव, ठीक है, वो वहीं मारे गए थे। और सेना के 27 मोहरे का मतलब है जो बड़े से पेशवा सरदार थे 27 वे मारे गए थे और सैनिकों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन है? विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। तो ये सदाशिव राव भाऊ, सॉरी वो बाजीराव निकल गया था मुंह से वहाँ पे। तो ये सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव दोनों ही वहाँ पे मारे गए थे। सदाशिव राव भाऊ के ही नेतृत्व में यहाँ से सेना लेके गए थे और वहाँ पर आक्रमण किया। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। ये जदुनाथ सरकार जी कहते हैं। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को। ये बहुत ही एक तरीके से शार्प माइंड थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया है? सदाशिव राव भाऊ। पानीपत के
तीसरे युद्ध के परिणामों के से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, जैसे ही वहाँ पता चला कि सदाशिव राव भाव और दूसरे जो उनके सहपाठी सरदार हैं, मतलब 27 जब उन्हें पता चला कि 27 सरदार मारे गए और सदाशिव राव भाव भी मारे गए, तो जो वहाँ पे जो पूना में पेशवा बैठे हैं बालाजी विश्वनाथ जो है बालाजी बाजीराव, तो इनको बहुत ही गहरा आघात लगा था और उसी सदमे में ये 2 महीने के अंदर ही मर गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले माधव राय, फिर नारायण राय, माधव नारायण राय और बाजीराव द्वितीय। ये सही है बिल्कुल, 1 2 3 4। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार महादजी सिंधिया है। इसे अंतिम महान पेशवा कहा गया, माधवराव को। इस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी कि बारभाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 हुआ? माधवराव नारायण राव के। कौन? माधवराव नारायण राव। जब माधवराव नारायण की बात है। दिल्ली आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में समय कौन मराठा पेशवा है? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। अभी सुमेलित करना है। पुरंदर की संधि अभी सॉरी सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। देखो, सूरत की लूट जो है वो 64 में है और उसकी संधि कब है? 1770 में। पुरंदर की संधि 76 में, बड़गांव की संधि 79 में और सालाबाई की संधि 82 82 में। ठीक है। तो आपको सूरत और पुरंदर की संधि तो याद रखनी ही रखनी है। जब ये दोनों आपको याद रह जाएंगी तो फिर इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं बचेगी। सालाबाई की संधि सबको पता ही है, अंग्रेजों के साथ हुई थी ये। ठीक है। और 1782 में। और इसके 20 साल बाद फिर मराठों का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया था। देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। ये फिर वही है ना, देखो ये कब की बात हो रही है? 1882 की। तो 1882 में सालाबाई की संधि हुई तो अंग्रेजों ने इनसे 20 साल की शांति की गारंटी ले ली। लेकिन वही 20 साल के बाद तक आते आते ही फिर से सर उठाने लगे। तो 82 से 2 तक, तो 2 के बाद देखिए देवगांव की संधि हुई फिर 3 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि फिर 3 में और राजपुर घाट की संधि 5 में होती है। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी है? तो है आपकी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता क्या है? क्या कहलाता है? फौज। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेशवा पेंशन बनाकर बिठूर भेज दिया गया। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है। ठीक है ना। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में आगे देखिए और क्या है इसमें। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो इसमें क्या है? उपयुक्त सभी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? महादजी सिंधिया। ये वही है ग्वालियर वाले। अ, सूची यानी कि बड़ौदा। देखिए, ये सूची मिलाने के लिए बहुत आती है। तो बड़ौदा के गायकवाड़ हैं, ये सही है। इंदौर के होलकर हैं, ये भी सही। नागपुर के भोसले हैं, ग्वालियर के सिंधिया हैं। ये तो ग्वालियर के सिंधिया तो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये 3 याद कर लेना, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ये ग्रांट डफ है। 1775 से 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, यही इसका परिणाम था। आगे देखिए। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या है? वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ये बिल्कुल सही है, यही सही है। अंग्रेजों की मृत्यु के समय सॉरी औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। शिवाजी का
जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1627 से 1674 में। तो 1627 में इनका जन्म हुआ और 74 में इन्होंने राज्याभिषेक कराया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? तो ये कौन है? राजा राम और संभाजी। पेशवाई यानी कि पेशवाशिप को कब समाप्त किया गया? 1818 में। वही आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं को समाप्त कर दिया गया और उन्हें बिठूर भेज दिया गया था। यूरोपियों का आगमन, अब ये आता है आपके हिस्ट्री का जो मध्यकालीन भारत है वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो मराठा युद्ध के बाद जो आपका इसमें बचता है, पहले यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे और फिर उसे आगे बढ़ेंगे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो कौन से वर्ष में हुई है? वो देखिए 1498 में। ये बात बिल्कुल सही है, 1498 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। तो 1 2 3 और 4। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा में इनका मुख्यालय है या मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नागपट्टनम में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी में। 1 2 3 और 4। निम्नलिखित में से किस यूरोप निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? देखिए, पुर्तगाली भी आए, ब्रिटिश भी आए, डच भी आए, डेनिश भी आए, फ्रेंच भी आए, ठीक है, स्वीडिश भी आए और फ्लैंडर्स भी आए, सभी आए थे। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ये पुर्तगाली थे। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? सर टॉमस रो है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसका है? पुर्तगालियों का। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के शासक या बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? ये पेरिस की संधि से ये तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। ठीक है। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत यानी कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने, यानी कालीकट का जो राजा था जमोरिन। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? वो फर्रुखशियर के द्वारा यह ऐसा किया गया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? ये हेस्टिंग है। क्लाइव के बाद कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव के बाद हेस्टिंग आता है। ठीक है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी है? फ्रांसिस डी अल्मीडा है, यानी कि फ्रांसीसियों ने ये दी थी। अब देखिए, किसे भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फासो डी अल्बुकर्क को, यानी कि अल्बुकर्क को संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से।
तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ है? फ्रांसिस डी अल्मीडा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली द्वीप पर हराया था या स्वाली स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। तो अंग्रेजों का जो सेनापति था वो थॉमस बेस्ट था, जिसने पुर्तगालियों को स्वाली द्वीप पर हरा दिया था। अब आगे देखिए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाजों को कब्जा कर लिया। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। यथा बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वह आपकी सूरत में। ठीक है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की है वह शाह आलम द्वितीय है। देखिए ये क्या कह रहा है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी पर, तो दीवानी कहाँ से मिलेगी? मुगल बादशाह से मिलेगी। ठीक है। और ये फर्रुख सिहर से वो क्या है, हस्ताक्षर के लिए, जो जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, एक तरीके से चुंगी कर मुक्त व्यापार की अनुमति थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वह क्या है? हुगली। यानी कि हुगली में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है। आगे देखिए। एस्तोदा द इंडिया, एस्तोदा द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक जहाज का नाम। कॉर्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पार पत्र या आज्ञा पत्र। देखिए ध्यान से समझना इन बात को। एस्तोदा द इंडिया क्या है? पुर्तगालियों का साम्राज्यिक साम्राज्य नाम है, ये कंपनी का नाम है एस्तोदा द इंडिया। कार्टेज क्या है? पुर्तगाली द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र, आज्ञा पत्र। देखिए अकबर ने जब समुद्री यात्रा की थी तो उसने भी पुर्तगालियों से ये परमिशन ली थी। जब वो गुजरात अभियान के लिए आया तब उसने समुद्री यात्रा की थी। इन इनक्विजिशन पुर्तगाली द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और ये पोर्टो ग्रांडे क्या है? पुर्तगाली द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक। आगे देखिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो कब कब्जा किया था? 1499 में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की है? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने यानी फैक्टर होते हैं भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट ने 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे हैं? डचों को भारत के व्यापार से कौन सफल रहे हैं बाहर करने में? अंग्रेज। ठीक है। जो बेदरा का युद्ध होता है वो यही इन्हीं के बीच में होता है, डचों के और अंग्रेजों के बीच में। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? यह रहा बेदरा का युद्ध 1759 में। ठीक है। इन्होंने यहाँ से इन्हें बाहर कर दिया था और दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों से डचों ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी? मसूलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन है? रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर
राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन है? टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचता है? हेक्टर जहाज से। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खुलवाने की अनुमति दे दी थी? ये जहांगीर है। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। उसका नाम क्या है? सर टॉमस रो। ठीक है, आगे देखिए। 54। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा द्वीप यानी कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था? मुंबई द्वीप। इंटरपोलर्स क्या है? इंटरलोपर्स है। इंटरलोपर्स क्या है? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ का राजा है आपका? जो पैगोडा, उन्हें गोलकुंडा का है, ठीक है, गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में। अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई? चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशाना ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले उन्हें व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया गया? ये 1651 में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर या चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1/2 यानी कि 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने। अंग्रेजों को सुनातानी, कालिकाता, गोविंदपुरी नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुनातानी, कालिकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी कितने में खरीदी थी? 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर बना है? तो ये 3 गांवों से मिलकर बना है, आपको पता ही है। और ये कौन कौन से हैं? ये सूती नाती, कालिकाता और गोविंदपुरी। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिल गई थी। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। यानी कि सारे ही ये सही है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या करना है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? रॉल्फ फिच। आगे देखिए, ये अंग्रेज हैं और ये मुगल बादशाह हैं। जॉन जॉन मिल्डेन हॉल, ये कौन है? मुगल बादशाह, अकबर के समय में आया था। विलियम हॉकिंस किसके समय में आया? जहांगीर के समय में। और जॉन सरमैन किसके समय में आता है? फर्रुखसियर के समय में ये आता है। ठीक है, आगे देखिए, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा?
यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खान है। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में है। फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में है। गुस्ताउस फोर्ट चिंसोरा में है। और लुइस फोर्ट आपका पांडिचेरी में है। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन वेलिकोंडापुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदूचरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदूचरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। ठीक है, अर्थात ये पांडिचेरी क्या है? ये गांव था। देखिए, बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन वेलिकोंडा के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदूरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया था। अब देखिए आगे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये क्या लिखा हुआ है? 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान। तो आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति होती थी। बिल्कुल ऐसे ही किसको खरीदा गया था? इसमें आपके जो पांडिचेरी है। मुगल बादशाह किसके नवाब की पदवी प्रदान की है? डुप्ले के। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ठीक है। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? टुप्ले को। टुप्ले के संबंध में क्या सही है? इसमें वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल बहुत ही सही है। उसने पहली बार यूरोपियन राज्य को भारत का यूरोपियन सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। दोनों दोनों के सारे ही सही है। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंदनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? कोडह्यू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या है? फ्रांसीसियों के पतन का कारण अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, भारत और भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये सभी इसके कारण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 में ऐसा हुआ। देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध कौन सा है? वांडीवास का युद्ध। और अंग्रेज और डचों के बीच निर्णायक युद्ध कौन सा है? बेदरा का युद्ध। ठीक है। और बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच कौन सा ऐसा युद्ध है जो निर्णायक युद्ध है? वह आपका बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? ए एक्सला सिप्ले है। वैसे तो इसका नाम एक्सला सिप्ले या एला सापेल संधि भी कहते हैं इसे। गोडे की संधि, पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त होता है? दूसरा कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट के द्वारा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त होता है? पेरिस की संधि के। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 ईस्वी में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, वे कौन है? तो इसमें अच्छा क्रम बताना है। तो क्रम में सबसे पहले कौन है? आपके फ्रांसीसी हैं। नहीं सॉरी, फ्रांसीसी नहीं, सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। पुर्तगालियों के बाद फिर आपके अंग्रेज आए हैं और फिर आपके डच, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, इस तरीके से इनका आगमन होता है। निम्नलिखित यूरोपियनों, ये देखिए 88, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आता है? फ्रांसीसी है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है? अकबर।
तो कब हुई है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में यहाँ कौन है? अकबर है। 7वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण उत्तरदायी हैं? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, बिल्कुल ठीक है। विजयनगर साम्राज्य 16वीं सदी के अंत तक उखाड़ फेंका गया, ये भी ठीक ही है। दक्षिण के अनेक छोटे कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भारत पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर है। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। वांडीवास का युद्ध और बेदरा का युद्ध दोनों ही निर्णायक युद्ध हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। इसका ये चैप्टर हो जाता है आपका। तो 15 ये आता है विविध मध्यकालीन भारत। तो इसे जो हमने अभी ये क्वेश्चन 14 किया है चैप्टर, इसमें ये मत समझना आप कैसे ये आपका आधुनिक भारत शुरू हो गया है। आधुनिक भारत बिल्कुल कतई शुरू नहीं हुआ है। हमें आधुनिक भारत इसके बाद यानी कि विविध कर लेंगे तब शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में अकबर के समय में ही आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है, और उसके बाद यात्री भारत की ओर या भारत की खोज में निकल जाते हैं। तो वे तभी तो पहुंचते हैं जब मुगल काल है, उस समय का थोड़ा बहुत वर्णन है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? खजुराहो के मंदिर चंदेरों ने बनवाए, यही सही है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? ये है सवाई जय सिंह। हवा महल कहाँ उपस्थित है? आपका जयपुर में है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही क्रम में बनाना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ होता है? आपका राजस्थान में। पानीपत का युद्ध कहाँ होता है? आपका हरियाणा में। यानी कि ऐसे देखिए, हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में। पानीपत कहाँ? हरियाणा में। बक्सर कहाँ है? बिहार में। प्लासी कहाँ है? बंगाल में। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई है? जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वह दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, दतिया में है। निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन है? आपका पद्मिनी है, फिर आपका दुर्गावती, फिर है आपका ताराबाई, और फिर अहिल्याबाई। एलिफेंटा में क्या है? गुफाएं हैं। तरुण क्या है? तरुण में आपकी मूर्ति है। खजुराहो में क्या है? हाँ, खजुराहो में मूर्ति है। सांची में स्तूप है। और तरुण ये क्या है आपका? दूसरे का, बी का चौथा मूर्ति है। हाँ, तरुण बेलगोला में खड़ी मूर्ति है वो। खजुराहो में क्या है? मंदिर है। हाँ सही है, खजुराहो में मंदिर है। सांची में क्या है? आपका स्तूप है। और एलिफेंटा क्या है? आपकी गुफा है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? यह है आपका भास्कर। ठीक है, भास्कर को गणित के के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके और ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा भी गया है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें नीचे दिए गए कूट से। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है आपका? अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर और तैमूर लंग। तो सिंपल सी बात है, चंगेज खान सबसे पुराना है। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान पूरा सक्रिय है उस समय। ठीक है, ये चंगेज खान जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करता हुआ दिल्ली साम्राज्य की सीमा तक आ पहुंचा था। लेकिन इल्तुतमिश बहुत ही शार्प माइंड का और डिप्लोमेटिक व्यक्ति था, उसने अपने राज्य को बचा लिया चंगेज के आक्रमण से। तो उसके बाद आता है आपका तैमूर लंग। ठीक है,
और फिर नादिर शाह आता है, और नादिर शाह के बाद फिर आता है आपका अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। तैमूर लंग आपका, तैमूर लंग बाद में आता है, तो पहले चंगेज खान आता है, फिर नादिर शाह आता है, फिर अहमद शाह, यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसमें है ही नहीं। तो ये चलो, ये गलत ही होगा, तो विदेश पीसी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए हैं? यह अंकोर वाट के मंदिर हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करना है। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ किसके नाम से जाना जाता है? शिशुपालगढ़ जाना जाता है आपका उड़ीसा में। पिपरवा, पिपरवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, पिपरवा उत्तर प्रदेश में है। गोलपाड़ा, गोलपाड़ा आपका असम में है, और विष्णुपुर मानी, विष्णुपुर कहाँ है आपका? मणिपुर में है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दोनों सही हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभ या प्रारंभिक रूप अमीर खुसरो ने शुरू किया था। तो दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी, यही सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का। अच्छा, इसमें बताना है कौन कौन सी पहले होती है फिर बाद में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कौन सी है आपकी? कुतुब मीनार का निर्माण होता है पहले, उसके बाद फिर आपका फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु है, उसके बाद फिर आपका पुर्तगालियों का भारत में आगमन है, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इकता, इकता क्या है? अच्छा, ये किसने चलवाए हैं उसके बाद चलिए। इकता, जागीर, अमरम, मोकासा। तो देखिए, इकता भूमि दिल्ली के सुल्तान है, जागीर किसकी है? मुगलों की है, अमरम भूमि किसकी है? विजयनगर की है, और मोकासा कौन बचे? मराठे। तो फोर्थ का, यानी कि इसमें ए बी सी डी का ए, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी, क्रमिक रूप से इनका निर्माण होना है। तो इसमें सबसे पहले कुतुब मीनार का होता है, फिर आपका होता है तुगलकाबाद का किला, फिर आता है आपका लोधी गार्डन, और फिर आता है फतेहपुर सीकरी। अब आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 1526 या 1556 हल्दीघाटी का युद्ध, 1600 ईस्वी में। अच्छा, ये मिलाने हैं, तो इसमें देखिए 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में क्या है? अकबर का राज्यारोहण होता है। 1600 ईस्वी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना। फिर देखिए 1686 में क्या होता है? 1686 में आपका शिवाजी का देहांत हो जाता है। और फिर 1739 में क्या होता है आपका? 1739 में होता है नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पंपा, और ये क्या है? कन्नड़। ये कौन सी भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। अब आगे देखिए। सुमेलित कीजिए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो इसमें सम्मिलित करना है तराइन की दूसरी लड़ाई। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का पतन, तालिकोट की लड़ाई किसका पतन? अच्छा, किसकी लड़ाई का किससे पतन से संबंधित है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बताइए। पानीपत का दूसरा युद्ध भारत में
मुगल शासन, ठीक है। तो पानीपत के दूसरे युद्ध ने भारत में मुगल शासन को स्थापित कर दिया। तराइन का दूसरा युद्ध, भारत में तुर्की शासन स्थापित हुआ। तालीकोट का युद्ध, भारत विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और प्लासी का युद्ध, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? इसमें देखना है आपको, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। अब आगे देखिए, अलाई दरवाजा कहाँ पे? दिल्ली में है। तो ये अलाई दरवाजा किसने निर्मित करवाया? ये करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने है। मोती मस्जिद किसकी है? आगरा में शाहजहां की। और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब की है। पृथ्वीराज का लेखक कौन है? चंद्र जैनक है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनक है। नागर और द्रविड़ और बेसर शैली हैं। ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैलियाँ, ठीक। अब ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, इसमें ये देखना है आपको, ठीक। अब देखिए, तो प्लासी का युग 1757 में। और इसमें बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन है? जब प्लासी का युद्ध होता है, जब भारत का गवर्नर रॉजर ड्रैक है। द्वैत शासन जब लागू होता है, रॉबर्ट क्लाइव है। बक्सर का युद्ध होता है, वेंसिटार्ट है। और बंगाल में जब अकाल पड़ता है 1770 में, जब कार्टियर है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर की लड़ाई में किसने? हेक्टर मुनरो ने। बंगाल का द्वार शासन कब तक चलता है? 1773 तक, ठीक है। ये 1772 लिखा हुआ है, एक ही बात है। जब वारेन हेस्टिंग आते हैं तब ये खत्म होता है। तो वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन है? हैदराबाद का निजाम है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी थी? श्रीरंगपट्टम की संधि। राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई है? डलहौजी के। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ये आपका है सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो बंगाल के नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे, क्योंकि बंगाल का नवाब जब बचा ही नहीं तब तक। बंगाल का नवाब तो प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बाद से खत्म ही हो गया था 1757 में। निम्नलिखित में से सिख 1764 में। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालाकरण अनुक्रम क्या है? तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सुगोली या संगोली की संधि 1816 ईस्वी में किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध किससे है? बेंटिंग से। ठगी प्रथा किसने खत्म करी थी? बेंटिंग ने। वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन है? श्रीरंगपट्टम। या टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम। क्लाइव का बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग, ठीक है। वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या है? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना।
प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध में। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले मिंट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? पहले रॉबर्ट क्लाइव है, उसके बाद बेंसिटॉर्ट है, और फिर बैरन हेस्टिंग है, और फिर कार्टियर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी है, भारत की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, और उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव है। बताओ। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी है और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना, इसमें क्या अलग था भाई? तो इसमें क्या है, तीनों ही सही है। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने वाला, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। निम्नलिखित में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन है? सादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? यह है आपका ईस्ट इंडिया में किसने मीर कासिम सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों पर ईस्ट इंडिया का युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ पराजित हो गए? शाह आलम द्वितीय। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन है? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन है? हेस्टिंग। नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया है। प्लासी के युद्ध में कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन है? बिल्कुल, वे कौन है? मोहनलाल और आपका मीर मदन। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए, और सॉरी 146 लोग काल कोठरी में बंद कर दिए गए और 123 की जान चली गई। ये क्या है? कलकत्ता में ऐसा हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, किस बंगाल कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग ऑफ पॉलिसी या घेरे की नीति क्या है? वारेन हेस्टिंग ने इसे चलाया था। ये यही पूछ रहे हैं कि ये क्या है। अब आगे देखिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है? घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग ने चलाई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब यानी कि दीवान नियुक्त किया था? ये राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाहसुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया? सर एयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय मराठा युद्ध। यही गलत है। ठीक है, आगे देखिए। किस सिख गुरु ने अंग्रेज विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? बक्सर का युद्ध है। 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र बंगाल में पढ़कर सुनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया से। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ले लिया गया था, हड़ पे गए थे सभी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिख द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के।
बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 में दिल्ली का शासक उस समय कौन है? शाह आलम द्वितीय है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए हैं? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल का नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था? वारेन हेस्टिंग के समय। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग में। और वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात तय की गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग के। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो इसमें आपको सुमेलित देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो दूसरा और तीसरा 1790-92 तीसरा मैसूर युद्ध, और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गलत। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदेव रामदास के पश्चात बने। ठीक है। गुरु अंगद और अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी। तो 2 और 3 सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी यानी कि प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। झांसी, संभल, सतारा, इनका विलय कब किया गया? सबसे पहले सतारा का, फिर संभल का और फिर झांसी का। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए हैं? वह है आपका टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार क्या है डलहौजी के समय से? ये आपको सूची मिलानी है। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में आंग्ल मराठा सॉरी आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है। तो डी का दूसरा, इसमें क्या है? डी का दूसरा, प्रथम, हाँ सही है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा संबंध सही था? कर्नल और कर्नल सलीमैन ठगों के दमन में किसने करा? सलीमैन ने। बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर, गलत है। ये बहादुर शाह द्वितीय है। साहेब बेखबर, बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर तो नहीं कहा है। फर्रुखशियर मुगल वंश का घृणितकायर, ये सही बात है। मोहम्मद शाह वो रंगीला है, सही है। मोहम्मद, अच्छा जफर है ये, सेकंड सही है, बिल्कुल सही है। जफर के नाम से कविताएं लिखता था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार खां की। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधुओं के। नरप निर्वादा यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस सुल्तान यानी किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? फर्रुखसियर को। सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? वह है आपके फर्रुखसियर, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह सारे। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में उनका पतन हो गया था। मोहम्मद शाह रंगीला के तो इन्होंने सब आंख पांख निकलवा दिए थे सब। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला का। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ये स्वतंत्र हो गए थे। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुए? शाह आलम द्वितीय के। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर है? शाह आलम द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेष से मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह का एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा
कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर था इसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है कितना है बदनसीब जफर। जफर नाम आ गया ना, तो कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। बंगाल में और संस्थापक, अच्छा तो बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली जफर खां। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां हैदराबाद का है, लेकिन ये कौन है? मुर्शिद जफर खां बंगाल। फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक का सादत खां। अवध का मीर मोहम्मद अमीन सादत खां। बुरहानुल मुल्क। आगे देखें। हैदराबाद का संस्थापक, फिर आगे ना भाई निजामुल मुल्क। चिनकिलिस खां भी इसे कहा जाता था। रोहेलखंड का अली मोहम्मद खां है। भरतपुर का बदन सिंह और मैसूर का हैदर अली। बिल्कुल ठीक है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाए थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामल जाट ने। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहते हैं और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है सूरजमल को? मुर्शीद जफर खां को बंगाल का उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली है? फर्रुख सियर से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शीद कुली जफर खां। बंगाल के शासन या बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या है? मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शीद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां, अच्छा ये देख लिया आपने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी? यह आपका मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की यदि जिसे छेड़ा गया? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है, शायद आगे ना पूछे। ये अलीवर्दी खां है, इसका नाम ध्यान रखना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं है। अलीवर्दी खां कहता है। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? का मतलब ये था कि हम इन्हें धरती से ही तो निकाल सकते हैं, समुद्र में तो समुद्र को तो नहीं सुखा सकते, क्योंकि ये समुद्र में जाके बैठ जाएंगे, इनके जहाज रहते थे वहीं, फिर ये वहां नहीं निकलने देंगे। तो अलीवर्दी खां कहता है। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना, अन्य तुमको विशेष कष्ट देंगे? अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन है? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? तीनों ही विवाद के कारण अंग्रेज द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का ऊपर दुरुपयोग, भगोड़े, कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का जो अधिकार होता है वह होता है 1756 ईस्वी में। काल कोठरी की त्रासदी 1756 में। 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1756। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम से क्लाइव को शाहबाज जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान 14 परगना से हुई है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप न करें। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा,
आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं, उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम कहता है, बंगाल के किसी नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करो चुंगी करो खत्म कर एक बड़ा सा असाधारण कदम उठा दिया। मीर कासिम ने, इसलिए तो फिर युद्ध हुए। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इस कथन को विचार विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय को कड़ा इलाहाबाद के जिले दे दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर में या हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई। 1 2 3 तीनों ही सही है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी इनके बीच हुई थी, सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? मीर जाफर को ये संज्ञा दी गई है। अ, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है? मुबारक कुदौला। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूट लो, और यह है कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त करता है? मीर जाफर की बात करता है। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित कराया? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि। तीनों ही सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल एरकूट, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर युद्ध, अच्छा ये सारे मैसूर युद्ध दिए गए हैं, मेडोज, और चौथा क्या है? स्टुअर्ट्स। तो आपको पहला और चौथा याद रख लीजिए, जनरल स्मिथ और जनरल स्टुअर्ट्स। तो आप फिर दूसरों को मिला ही लेंगे। दूसरा तो बहुत फेमस है एयरकूट का। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, ठीक है ना। जब हैदर अली मरता है तब कौन है? जनरल एयरकूट है। उसके बाद है टीपू सुल्तान, हैदर अली की मृत्यु के बाद श्रीरंगपट्टम के किले पर लड़ता रहता है। अब देखिए इसमें आगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या है? लॉर्ड मैकेरी ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। इसके तहत क्या है बात, ये देखना है। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ठीक है। ब्रिटिश रेजिडेंस श्रीरंगपट्टम में स्थापित करना पड़ा। 1792 की बात है। अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये सही है। तो 1 2 और 4। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों में के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस के साथ, और अरब के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मॉरिशस के साथ, और तुर्की के साथ। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर पंचांग लागू किया था। टीपू ने सिक्के ढलाई की नई प्रणाली शुरुआत की। टीपू ने मापतोल को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि इसमें कौन कौन से सही है? सभी सही है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने नागरिक टीपू सुल्तान विवाहित विहित करने लगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल हैं त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, बिल्कुल सही बात है। 1799 में इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई। मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और वाडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया गया और मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई। बिल्कुल सही है। किसने कहा है? मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को
तो समाप्त कर दूंगा, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये बात भी टीपू सुल्तान ने कही। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन के लिए जियो। टीपू सुल्तान ने। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थल तलवंडी ननकाना में हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहणा था। अकबर के अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी, ये सही है। और वहीं अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशन और उत्तराधिकार का प्रचलन किया। शहजादा खुसरो की मदद कर गुरु द्वारा पहली बार राजनीतिक मामले में रुचि दिखाई। ये सभी है। किस सिख गुरु ने, आगे ऊपर कर लेते हैं पहले। किस गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया? अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की। अमृतसर की किलेबंदी की एक सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद को अपने जीवन के विषय समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल और उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। इसमें एक और होगा अभी, और देखते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया। तो ये 1 2 3 4 सर सिख। किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सर्रे सार नदाद, यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? यह है तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, यानी कि बाकला के बाबा कहा गया है तेग बहादुर को? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? इसमें उन्होंने बचपन में के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवाल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। 1699 में खालसा का आदेश। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतदान प्रदान प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ की। सभी सही है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन सी हैं? दशम ग्रंथ है, चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है, जफरनामा है। तो 1 2 3 4। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुख शेर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। ठीक है। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की है? कपूर सिंह ने। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े हैं। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। तो ये क्रम से ही है, पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा और फिर कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर पर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी और अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीन लिए थे? भंगी मिसल से। अमृतसर की संधि 1809 में किस किसके बीच में हुई? लॉर्ड मिंटो। किसके साथ हुई? लॉर्ड मिंटो। रोपड़ की संधि विलियम बेंटिंग। त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा। 1 2 और 3। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना गया? सतलज नदी को। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल हैं वंतूरा, अलार्ड, कोर्ट गार्डन और आपका एविटेबल।
पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक हैं रणजीत सिंह है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन है? नौनिहाल सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में के समय पंजाब राज्य का शासक कौन है? दिलीप सिंह। लाहौर की संधि होती है आपकी कब? लाहौर की संधि होती है आपकी 1846 में। भैरववाल की संधि होती है आपकी 1846 में। पंजाब और अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में। ठीक है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनब्रो के समय। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। 1 2 3 4 5। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा? स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित और कंपनी उनकी सहायक बनी। कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेजली ने। पिंडारियों का दमन कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल बर्मा युद्ध एमहर्स्ट। संघों का दमन विलियम बेंटिंग। मैकाले की शिक्षा नीति विलियम बेंटिंग। आगे देखिए। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध का समाचार प्रतिबंधों पर ओहो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने समाप्त किया? चार्ल्स मैटकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा प्रतिबंध लगाने वाला जनरल डलहौजी। डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत। गोद प्रथा प्रतिबंध शिकार होने वाला राज्य झांसी है, संबलपुर है। इसमें झांसी है और संबलपुर है। संबलपुर और जैतपुर, सतारा भी है। ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 3। अच्छा, इसमें देखो कालक्रम बताया है। ठीक है। तो सबसे पहले सतारा है। तो एक कौन से में है? इसमें ए। तो सबसे पहले ये ए आंसर हो गया ए। अब देखिए आगे। संगोली की संधि 1816। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24-26 1824-26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आपका 1852। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 और 86 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर। ये सही है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है? लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली के नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना, बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यही गलत है। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दे दी। यही गलत है। राज्यापरण की नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। प्लासी के युद्ध में 1757 के समय में बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। ठीक है। तो इस प्रकार 171 क्वेश्चन ये हो गए। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है।